अनिका अपनी बहन चाहत के साथ रहती है। जहाँ चाहत एकदम गुनी होती है, वही अनिका में कूट कूट कर घमंड भरा होता है। एक रोज जब घर पर मेहमान आए होते हैं, तभी वाह जी वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है चाहत बिटिया ने। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। धन्यवाद काकी। और लीजिए ना, ये दही भल्ले भी खाइए। हाँ बिटिया। अरे अनिका, ये देख, तेरी बहन ने कितना लजीज खाना बनाया है। अरे काकी, ये खाना तो कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहत से भी बढ़िया खाना बना सकती हूँ। अगर एक बार कोई मेरे हाथ का खाना खा लेता है, तो वो इंसान तो पागल ही हो जाता है। क्या बात है बिटिया, फिर तो आज मैं तुम्हारे हाथ का पकवान खाकर ही जाऊंगी। अरे नहीं काकी, मैं आपको जरूर खिलाती, लेकिन मेरे पास इस समय चाहत की तरह इतना फालतू का समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी काकी। मैं फिर कभी आपको खिलाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बिटिया, फिर कभी खा लेंगे तुम्हारे हाथ का। फिर उस मेहमान के जाने के बाद, क्यों रे नालायक लड़की, बड़ी आई डींगे हाँकने वाली। अरे तूने कभी रसोई में जाकर एक कप चाय भी बनाई है क्या? अरे तुझे तो बस वो सैंडविच और पास्ता ही बनाने आता है। देसी खाना कभी बनाया है क्या तूने? बस कीजिए माँ, मुझे क्या आता है और क्या नहीं, ये समझाने या बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज माँ, अब मुझे शांति से जाने दीजिए, क्योंकि बहस करके मुझे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना। सच अ लो क्लास पीपल यू आर। ना जाने तेरा ये घमंड कब टूटेगा। अरे अपनों के साथ ही परायों जैसा व्यवहार करती है तू, बेशरम कहीं की। फिर एक दिन, देख अनिका, चाहत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आज तेरे पापा और मुझे किसी जरूरी काम के चलते बाहर जाना है, तो तू घर पर ही रुकेगी और चाहत की अच्छे से देखरेख करेगी। क्या? लेकिन क्यों माँ? ज्यादा नौटंकी मत कर अब। वैसे भी आज तेरी ऑफिस को छुट्टी है, तो ये काम तो तू कर ही सकती है। नहीं माँ, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं उसकी देखरेख करती बैठूं। और मैंने अपना पहले से ही प्लान बना के रखा है, और अब मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, ना कि उसकी देखरेख करने के लिए घर पर रुकने वाली हूँ। अरे हद होती है, इतनी नालायक है तू। जब तू 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वो बेचारी चाहत तेरे लिए वहां पर दिन रात रुकती थी, तेरी सेवा करती थी वो। और एक तू है जिसे घर वालों की कुछ भी नहीं पड़ी। प्लीज माँ, वापस शुरू मत हो जाइए। बदतमीज लड़की, मैं तेरी सहेली नहीं हूँ, माँ हूं मैं तेरी, इसलिए तू इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। ये सब नखरे बाहर जाकर तेरी सहेलियों के सामने दिखाना, ना कि मेरे सामने। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनिका वहां से चली जाती है, जिस कारण सविता को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक रोज, हाँ रिदा बोल, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ अनिका, लेकिन तू आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी है। हाँ यार, अब मैं टीम लीडर से एक मैनेजर जो बन गई हूँ, इसीलिए काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच रिदा। वैसे तेरे हाल ही में पोस्ट किया हुआ फोटो देखा मैंने, कितनी हॉट और हैपनिंग लग रही है तू उसमें। थैंक्स रिदा, वैसे मैं पैदा ही हॉट हुई थी। वो तो लगता ही है। वैसे तू जानती है क्या, हमारे कॉलेज का एक हैंडसम बॉडी बिल्डर लड़का है रॉकी, उसने हाल ही में मुझसे बात की थी, और वो तो तेरे पीछे पागल हो चुका है। हाँ तो उसमें कौन सी नई बात है? ऐसे तो कितने सारे लड़के हैं जो यूं ही मेरे पीछे पागल हुए पड़े हैं। अरे लेकिन वो तो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के सपने सजा रहा है। कह रहा था मुझसे कि प्लीज अनिका से एक बार मेरी बात करा देना। अरे उसकी औकात ही क्या है, मैं कितनी सुंदर और होनहार हूँ, और वो बेवकूफ मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यार अनिका, ये तू कैसी बातें कर रही है? वो रॉकी भी कितना हैंडसम है, और उसके पीछे तो सारी लड़कियां दीवानी है।
हाँ तो होगा वो कहीं का हीरो, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो सबको अपने प्यार का प्रसाद बांटती फिरूं। चल, अब मैं रख रही हूँ फोन। मेरा स्पा अपॉइंटमेंट है थोड़ी देर बाद। टूडल्स। अरे पर अनिका, बाप रे, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है। ऐसे ही रात में ये क्या है चाहत? तू यहाँ इतनी रात के मेरे कमरे में क्या कर रही है? यार अनिका, वो मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है ना, इसलिए मैं यहाँ पर सोने आई हूँ। अरे बोरा गई है क्या? ना बाबा ना, तू यहाँ पर नहीं सो सकती। लेकिन क्यों अनिका, मैं क्या तुम्हें खाने वाली हूँ क्या? रिलैक्स यार, एक ही रात की तो बात है। वो बात नहीं है चाहत, लेकिन तू यहाँ पर नहीं सो सकती। तभी वहां पर कमरे के बाहर से गुजर रहे उन दोनों के पिता भूषण आते हैं। अरे क्या हुआ है, तुम दोनों अभी तक सोई नहीं क्या? देखो ना पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आज की रात ये यहाँ पर सो जाए, पर पापा, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है और इसीलिए मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ। अब एक रात में इसे क्या दिक्कत होने वाली है? नहीं, मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने तो हाल ही में अपना कमरा रिनोवेट किया है और वो भी एकदम मोटी रकम देकर। इसीलिए ये कमरा सिर्फ मेरा है और तुम इतने रॉयल कमरे में सोना डिजर्व बिल्कुल नहीं करती। इसीलिए चली जाओ यहाँ से। बस अनिका, अपनी बहन से बात करने का यह क्या तरीका है? अरे तुम चाहत से 2 साल बड़ी हो, तो उस हिसाब से तुम्हें थोड़ी तो समझदारी होनी चाहिए ना। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपना रोब ही जमाना है। अब आप दोनों को जो समझना है समझ लीजिए। मैं तो सोने जा रही हूँ। अरे इस चाहत को तो दिन भर बस घर में ही सड़ना होता है, लेकिन मैं बाहर जाकर काम करती हूँ। अरे मैं एक मैनेजर हूँ और मुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए अब मुझे आगे कोई बहस नहीं चाहिए। गुड नाइट। इतना कहकर अनिका उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इस लड़की को तो मैं बाद में देख लूंगा। और चाहत बेटा, आज की रात तू तेरे माँ के साथ सो जा, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। अरे नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगी। नहीं बेटा, जाओ सो जाओ अपनी माँ के साथ। अब जिद मत करो। शुभ रात्रि। ठीक है पापा, गुड नाइट। फिर चाहत उस रात सविता के साथ सो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ये देख चाहत, इस शॉर्ट ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह निका, तू तो इसमें बहुत प्यारी लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। तुझे पता है, ये ड्रेस मैंने पूरे 2000 का खरीदा है। एकदम ब्रांडेड है ये। क्या बात है। लेकिन अनिका, तू जानती है ना, अभी थोड़ी देर में बुआ जी और माँ दोनों मंदिर से लौटने वाली हैं। और अगर उन दोनों ने तुम्हें इस शॉर्ट ड्रेस में देख लिया, तब तो घर में सुनामी आ जाएगी। अरे यार, हिल मार, कुछ नहीं होगा। बुआ जी जैसे ही आएगी, वैसे ही थोड़ी देर में चली भी जाएगी। वो थोड़ी ना यहाँ पर रुकने वाली है। शाम तक तो वो अपने घर वापस चली भी जाएगी और मैं तो सीधे रात में लौटूंगी और रात भर पार्टी फुल एंजॉय करूंगी। बाप रे, रात भर? लेकिन माँ और पापा ने कुछ पूछा तो मैं क्या कहूंगी? उनसे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू बता देना उन्हें कि आज मेरी मीटिंग देर तक होने वाली है, इसीलिए मैं घर पर देर से आऊंगी और तब तक तो वो लोग सो भी जाएंगे और फिर मैं घर पर कब आऊंगी उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है अनिका, मैं यही करूंगी। लेकिन जब अनिका रात में पार्टी से वापस घर लौटती है, तभी सविता दरवाजे पर ही खड़ी होती है। अरे माँ, आप यहाँ पर सोई नहीं क्या अब तक? तुम मेरा छोड़ और मुझे पहले ये बता कि ये सब करने के लिए तू जाती है क्या बाहर? आजकल तो तेरे बहुत पर निकल आए हैं। मतलब? अरे तुझे हमने काम करने की छूट क्या दे दी? तू तो उसका गलत फायदा उठाने लगी है। अरे वो तो अच्छा हुआ जो मैं जगी हुई थी, वरना चाहत की बात मानकर अगर मैं सच में सो जाती
तो तेरी चोरी कैसे पकड़ी जाती? अरे क्या अभी माँ, अब मैं बाहर ऑफिस जाती हूँ तो वहां पर मुझे 4 लोग मिलते हैं और पार्टीज भी होती हैं और ये सब बहुत नॉर्मल है माँ। और आपको क्या लगता है मैं उस पार्टी में चनिया चोली पहनकर जाऊं क्या? अरे पार्टीज में तो ऐसे ही कपड़े पहनकर जाते हैं। अरे आग लगे तेरी उन पार्टियों को, बड़ी आई पार्टी करने वाली। और खबरदार, अगर आइंदा से तूने ऐसे छोटे कपड़े पहने तो, वरना मैं तेरी घर पर अच्छे से पार्टी कर दूंगी। चल अब दफा हो जा अपने कमरे में, नालायक कहीं की। लेकिन इतनी रात गए माँ कैसी जाग रही थी? जरूर उस चाहत की बच्ची ने ही बताया होगा माँ को और इसीलिए वो जाग रही थी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अनिका को चाहत पर बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, अरे नहीं अनिका, ये तो कैसी बातें कर रही है? मैंने तो माँ और पापा को यही बताया था कि तुम्हें मीटिंग के कारण रात में आने में देरी हो जाएगी। प्लीज यकीन कर मेरा। झूठ मत बोल चाहत, जेल कुकड़ी कही की। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझ जैसी बेवकूफ लड़की को अपना साथ देने के लिए कहा, जबकि तू उस लायक है ही नहीं। अरे कैसी बहन है तू, एक नंबर की नालायक ही नालायक। बस अनिका, तुम मुझे जो मन में आए वो नहीं बोल सकती। एक तो कल मैंने तुम्हारा साथ दिया, ऊपर से अब तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो और ये सरासर गलत है। अरे अगर तूने मेरा साथ दिया तो माँ रात में इतनी देर तक क्यों जाग रही थी? अब ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो इतनी देर तक क्यों जाग रही थी। ये भी तो हो सकता है ना कि इत्तेफाक से उन्होंने तुम्हें देख लिया हो। अरे ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था। खैर, उससे तो बात करना ही बेकार है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, इडियट कही की। अनिका चाहे कितना भी बुरा भला बोल दे, लेकिन चाहत उसकी बातों पर कभी भी दिल पर नहीं लेती। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है चाहत, कल तुम्हारे जीवन का पहला इंटरव्यू है, अच्छे से देना। वो क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट। शुक्रिया पापा। वैसे अनिका, तुम चाहत को थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हो। अब तुम्हें काम करते हुए 2 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता होगा। अरे कोई बात नहीं पापा, मैं कर लूंगी। मुझे एचआर ने सब कुछ समझा दिया है। फिर भी बेटा, उसके व्यतिरिक्त भी कई सारी चीजें होती हैं जो अनिका तुझे अच्छे से समझा सकती है। नहीं नहीं, मुझे इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा दिन है। मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है और उसी के बेसिस पर मुझे प्रमोशन ग्रांट किया जाएगा। इसीलिए मैं अपना कीमती समय ऐसे फालतू के कामों पर बिल्कुल नहीं बर्बाद कर सकती। अरे पर, इतना कहकर अनिका वहां से चली जाती है। इस लड़की का गुरूर कभी खत्म नहीं होगा। कहीं किसी दिन इसके कारण ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जाने दीजिए पापा, और आप जाकर आराम कीजिए। दिन भर दुकान पर काम कर करके आप थक गए होंगे ना? हाँ बेटा, वो तो है। और तू भी जल्दी सो जा, कल की बिल्कुल चिंता मत कर। जी पापा। फिर अगले दिन अनिका का प्रमोशन हो जाता है और वो घर पे आते समय ढेर सारी मिठाई लेकर आती है। चल अच्छा है, बधाई हो बेटा। बधाई हो अनिका, ऐसे ही जीवन में खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सबके लिए ये टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ लाई है। चलिए अपना मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी वहां पर चाहत रोते हुए आती है। माँ पापा, मैं इंटरव्यू में फेल हो गई। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से चला गया। हे भगवान। लेकिन चाहत बेटा, तुमने तो कितनी अच्छे से तैयारी की थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हाँ बेटा, अरे मुझे तो ये लगा था कि तू भी इस अनिका की तरह खुशखबर लेकर आएगी। लाना तो मैं भी चाहती थी माँ, लेकिन पता नहीं मुझे वहां जाकर क्या हो गया। मैं कुछ ठीक से बोल ही नहीं पाई और उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, चल बैठ जा अब। अरे इतना क्या रो रही है? ये सब तो होता ही रहता है। माँ पापा, आप दोनों यहाँ पर आइए ना, मुझे आप दोनों के साथ बढ़िया सी सेल्फी लेनी है। हाँ बेटा, तू बस एक इंटरव्यू में ही फेल हो गई है,
जिंदगी में नहीं। इसलिए हार मत मान और अपनी कमजोरी पर काम कर। फिर देखना, एक दिन तू भी सफल हो जाएगी। अरे हद है, मेरी खुशियां छोड़कर आप दोनों इसके दुख में साथ दे रहे हो। अरे सिलेक्ट नहीं हुई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जॉब करके ये ऐसा कौन सा तीर मारने वाली थी? चुप हो जा अनिका। हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ गलत बोलना ही होता है। तुम्हारी बहन यहाँ पर रो रही है और उसे सांत्वना देने की जगह पर तुम ये सब बोल रही हो। देख बेटा, जैसे हमारे लिए तू है वैसे ही ये भी है। भूषण के चिल्लाने पर अनिका चुप हो जाती है। फिर भूषण और सविता चाहत को शांत कराकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है चाहत, तूने तो इस मामूली से लहंगे पर कारीगरी करके इसे कितना सुंदर बना दिया है। देखना, जब हम रंजना की शादी में जाएंगे तब सबके सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। थैंक यू सो मच माँ। ये सब कमरे के बाहर खड़ी अनिका चुपके से देख लेती है। वाह, इस बेवकूफ ने तो वाकई में बहुत ही सुंदर तरह से डिजाइन किया है इस लहंगे को। लेकिन नहीं, रंजना की शादी में तो सबके सब मुझे ही देखेंगे, ना कि इसे। मैं तो वहां पर इतना सुंदर ड्रेस पहनूंगी कि सबके सब तो बस मुझे ही देखते रह जाएंगे। अरे जल्दी जल्दी चलो, पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है। अरे क्या सुविधा, तुम भी बेटियों को ठीक से तैयार तो होने दो। लो जी, आ गई हमारी चाहत बिटिया। और आपको पता है, ये ड्रेस इसने अपने हाथों से बनाया है ना एकदम सुंदर। सच में सविता? अरे इसे देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये ड्रेस चाहत ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत खूब बेटा। उतने में वहां पर अनिका भी आ जाती है। अरे इसके ड्रेस में ऐसा क्या खास है भला? जरा मेरे ड्रेस को देखिए, पूरे 15,000 रुपए का खरीदा है मैंने, क्योंकि ये डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। देखना आप, शादी में तो सबके सब लोग मेरी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। अरे अनिका बिटिया, तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से चाहत ने अपनी ड्रेस पर कारीगरी की है, मुझे तो उसका ही ड्रेस बहुत अच्छा लगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उन दोनों की ये बातें सुनकर अनिका फिर एक बार गुस्से से लाल हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ, अभी फोन पर आप किससे बात कर रही थी? अरे बेटी, तुझे याद है वो श्रीमती जी जो एक दिन हमारे घर पर खाना खाने आई थी? वो मेरी दूर की सहेली। अरे उस दिन तेरे हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बेटे की शादी में तेरे हाथ से ही खाना बनवाना चाहते हैं। अरे वाह, सच में माँ? हाँ बेटा, और तो और वो तुझे इसके बदले अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। हाँ बेटा, जब से उन्होंने मुझे फोन किया है तब से मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन तू अकेली इतना सब नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगी। अरे नहीं माँ, आपको डॉक्टर ने ज्यादा काम करने के लिए मना किया है, इसीलिए आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और आराम कीजिए माँ। लेकिन बेटा, तू अकेली काम कैसे कर पाएगी? आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं सब संभाल लूंगी। 1-2 दिन पहले से ही मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूंगी, फिर खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चाहत ढेर सारा खाना अकेली ही बनाती है और उसे इस ऑर्डर के लिए बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। मेरी पहली कमाई, अब मैं इन पैसों से माँ और पापा के लिए तोहफे खरीदूंगी, जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चाहत उन पैसों से अपने माता पिता के लिए तोहफे खरीदती है। अरे वाह, ये कुर्ता तो बहुत ही बढ़िया है। शुक्रिया चाहत बेटा। हाँ बेटा, और ये पर्स तो मुझ पर बहुत जच रही है। तुझे तो अच्छे से पता है कि हम दोनों को क्या पसंद आता है। तभी वहां पर अनिका आती है। देखो अनिका, कुछ सीखो अपनी बहन से। अरे तुम तो बाहर 2 सालों से भी ज्यादा काम कर रही हो, लेकिन आज तक तुमने हम दोनों के लिए प्यार से कुछ भी नहीं लाया। और चाहत को देख, इसने अपनी पहली कमाई में हमारे लिए तोहफे लेकर आई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं।
लेकिन झूठे मन से ही सही। लेकिन कभी तो अपनी बेटी होने का फर्ज निभा लेती ना। ओफो माँ, आप तो बस हर समय मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। अगर मैंने आप दोनों को कभी कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आप दोनों से प्यार ही नहीं करती। रहने दो अनिका और माँ पापा, छोड़ो ना। खामोखा बहस क्यों कर रहे हो आप लोग? तू तो चुप ही बैठ चाहत। इस घर में सारे झगड़े बस तेरे ही कारण होते हैं। खुद आग लगाकर पीछे हट जाती है। अरे अब इसे जॉब नहीं लग रहा, इसलिए ये लड़की फालतू के धंधे कर रही है। लेकिन मैं फोकस्ड हूँ और मैं आप दोनों को एक ही बार में बहुत बड़ा तोहफा दूंगी, क्योंकि इसकी तरह ये कुर्ता और पर्स देना ये मेरा क्लास तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर अनिका वहां से अकड़ में चली जाती है। अब ऐसे ही अनिका अपने घर वालों के साथ भी कटी कटी सी रहने लगती है। फिर एक दिन जब उसके पैर में चोट लगती है तभी, अरे ओ पागल लड़की, चुपचाप बैठकर आराम कर और तुझे जो चाहिए वो मुझे बोल, मैं लाकर देती हूँ तुझे। पहले ही अपना पैर तोड़कर बैठी है। कोई जरूरत नहीं है माँ, और ना ही मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं खुद चाहकर ले सकती हूँ। प्लीज अनिका, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। पहले ही तुम्हें कितना दर्द हो रहा है और इस हालत में भी तुम्हें गुस्सा ही करना है। तू तो चुप ही बैठ चाहत, और मैंने कहा ना आपसे, मैं कर लूंगी खुद। चले जाओ आप दोनों यहाँ से। अब अनिका चाहत और सविता की बात ना मानकर खुद ही वहां से उठ जाती है और चलते ना आने के कारण वो बुरी तरह से अपने मुंह के बल गिर जाती है। अरे नहीं, मेरे सुंदर से चेहरे पर चोट लग गई। वाह, और अकड़ती बैठ। अरे कब से कह रहे थे हम दोनों आराम कर, जो चाहिए वो हमें बोल। लेकिन नहीं, तुझे हमारी बात कहाँ माननी है, निकम्मी कहीं की। अरे मैं यहाँ पर मुंह के बल गिरी हूँ और आप हो कि मुझे इस हालत में लेक्चर दे रही हो। प्लीज उठाओ मुझे यहाँ से। अब सविता अनिका को उठाकर उसे दवाई खिला देती है और चाहत उसके लिए काढ़ा बनाती है। इस तरह से वो लोग अनिका के बुरे स्वभाव के बावजूद भी उसके साथ हमेशा अच्छे से बर्ताव करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे ही उनके घर में अनिका और चाहत की शादी की बात चलने लगती है। हाँ सविता, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। दोनों बेटियों की शादी कराने का वक्त आ गया है, लेकिन सबसे पहले हमें अनिका की शादी करानी होगी। जी, आपने सही कहा, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि हमें तो हमारी दोनों बेटियों की कुंडली पंडित जी को दिखा देनी चाहिए, फिर उसके अनुसार हमें लड़का ढूंढने में मदद होगी। ठीक है सविता, मैं आज ही पंडित जी को बुलाता हूँ। फिर पंडित जी के आने के बाद चाहत बिटिया के जीवन में तो सब कुशल मंगल ही लिखा है, क्योंकि उसका स्वभाव एकदम शांत है। लेकिन आपकी अनिका बिटिया के जीवन में कदम कदम पर बस मुश्किलें ही दिखाई दे रही है। खासतौर पर उसका वैवाहिक जीवन तो काफी कष्टदायक दिखाई दे रहा है। हे भगवान, अब हम क्या करें पंडित जी? देखिए बहन जी, ये सब अनिका बिटिया के व्यवहार के कारण ही होगा। ग्रहों के अनुसार आपकी बिटिया में बहुत अहम भाव है और उसका यही घमंडी स्वभाव उसे आगे जाकर बहुत दिक्कत दे सकता है। बस कीजिए पंडित जी, ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? मेरे स्वभाव के कारण मेरी शादी में मुश्किलें भला कैसे आ सकती हैं? सुन के ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ। अनिका, पंडित जी से तमीज से पेश आओ। अरे इन्हें भी कोई पंडित कह सकता है क्या, जो लोगों के बारे में ऐसी घटिया घटिया झूठी बातें कहे? मैं तो कहती हूँ कि ये एक नंबर का ढोंगी पंडित है। और ये आदमी कैसे तय कर सकता है कि मेरे भविष्य में अच्छा होगा या बुरा होगा? इडियट कहीं का। अपनी हद में रहे अनिका। पगला गई है क्या तू? पगला मैं नहीं गई माँ, बल्कि ये ढोंगी पंडित पगला गया है। अब निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी निकल जाओ। अरे तू मेरे बारे में क्या बताएगा? मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा और उस चाहत के मुकाबले तो बहुत ही अच्छा होगा। देखना तुम।
मूर्ख लड़की, हम इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे और तेरा यही घमंड तुझे एक दिन बर्बाद करके रख देगा। जय राम जी की। पंडित जी, रुक जाइए पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। पंडित जी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो वो बुढ़ा चला गया। ये सब क्या था अनिका? तुम्हें पंडित जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे चुप रहे तू। तेरे बारे में तो उन्होंने अच्छा ही कहा, इसीलिए तेरे मन में अब लड्डू फूट रहे होंगे ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? बस करो अनिका, जब देखो तब तुम्हें चीखना चिल्लाना ही होता है। ना किसी को इज्जत देती हो, ना ही घर में ढंग से रहती हो। अरे यही परवरिश दी है क्या हमने तुझे? अपने इस घमंड को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं पापा, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। किसी के कहने पर बदलने वालों में से नहीं हूं मैं। फिर कुछ दिनों के बाद, ये लड़का देखो सविता, इंदर नाम है इसका, बहुत अमीर है और इसके घर वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे लगता है कि ये लड़का हमारी अनिका के लिए सही रहेगा। हाँ भूषण जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब हमारी अनिका का स्वभाव ठीक करने के लिए केवल शादी ही एक आखिरी उपाय है। अगर वो किसी अच्छे घर में जाएगी तो उसे अपने पति का साथ भी मिलेगा और वो जरूर सुधर जाएगी। हाँ सविता, तुमने सही कहा। और ये इंदर और उसकी माँ कल अनिका को देखने के लिए आने वाले हैं, तो सारी तैयारी करके रखना और ये बात अनिका को भी बता देना। फिर अगले दिन इंदर और उसकी माँ मिथिला जब अनिका को देखने के लिए आती है, तभी आपको आने में बहुत देर हो गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं अंकल, वो दरअसल हमारे ड्राइवर की लास्ट मिनट पर तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हम दोनों टैक्सी से आ गए और रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी था और इसीलिए हमें आने में देर हो गई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी। लीजिए ना, नाश्ता कीजिए। मिथिला जी, ये हमारे यहाँ के खास पकवान हैं। मेरी बेटी चाहत ने बनाए हैं। अरे वाह, ये पकवान तो बहुत कमाल के बने हैं। बहुत खूब बेटा। थैंक यू आंटी। उन लोगों में ढेर सारी बातचीत होती है और उसी बीच अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगती है। आते समय तो ये लोग टैक्सी से आए हैं और इनकी बातों से तो ये कुछ खास अमीर नहीं लग रहे हैं। अमीर लोगों का तो एक क्लास होता है और ये लोग तो कितने सादे से लग रहे हैं। इन्हें देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये लोग हमें टोपी पहना रहे हैं। पहले पहले बोलेंगे कि अमीर हैं और बाद में पता चला कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ना बाबा ना, ऐसे घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। देखिए सविता जी, हमें तो आपकी बेटी अनिका बहुत पसंद आई, तो आप एक बार अनिका से भी पूछ लीजिए कि उसे हमारे बेटे से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ है मुझे दिक्कत। मुझे आपके बेटे से शादी करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। क्या? इतना कहकर अनिका एटीट्यूड दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो तो कुछ भी बोलती रहती है। आप रुकिए, हाँ, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। अरे नहीं सविता जी, कोई बात नहीं। बेवजह अपने बेटी के खिलाफ मत जाइए। अगर उसे हमारा बेटा पसंद नहीं है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आंटी, आप उस पर जबरदस्ती मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप दोनों चाहो तो हमारी चाहत के बारे में भी एक बार सोच सकते हो। वैसे तो इससे पहले हमें अनिका की शादी करानी थी, क्योंकि अनिका इससे 2 साल बड़ी है। पर हमें जब इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये बात बनते बनते रह जाए। मेरी चाहत बिटिया भी बहुत गुणी है और इसके जैसी लड़की तो आपको आजकल के जमाने में कहीं नहीं मिलेगी। जी सविता जी, बात तो आपने सही कही। इसके हाथ का खाना खाकर ही हम इसे पहचान गए थे। साथ ही अनिका और चाहत की बराबरी की जाए तो चाहत का स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ आंटी, और सच कहो तो मुझे कोई सिंपल सी ही लड़की चाहिए थी। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर आप दोनों का क्या फैसला है? फिलहाल तो हम पहले इंदर के पापा से बात करेंगे। वो लंदन गए हैं ना, लेकिन 2 दिनों में आ जाएंगे और तभी हम आपको हमारा फैसला बताएंगे। जी ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से फैसला बताइए। फिर मेहमानों के जाने के बाद, क्यों रे निकम्मी, इतना अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन वो भी तूने अपने घमंड के कारण ठुकरा दिया। अरे नहीं माँ, वो लोग तो 1 नंबर के झूठे लोग हैं, क्योंकि अगर वो लोग वाकई में अमीर होते तो हमारे यहाँ पर टैक्सी में क्यों आते और ऐसे सादे सादे कपड़े वो क्यों पहनते भला? और साथ ही उनकी बातें भी कितनी लो क्लास साउंड कर रही थी। अरे अमीर लोगों की तरह उनमें कोई बात नहीं थी। आपको पता भी है, उन लोगों का भी एक क्लास होता है, लेकिन इन लोगों में तो वो क्लास रत्ती भर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं अगर शादी करूंगी तो एक अमीर आदमी के साथ ही करूंगी, इसीलिए आप चाहत को ही चिपका दो उनके साथ, क्योंकि मैं तो ऐसे आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सविता को मिथिला का कॉल आता है। हाँ मिथिला बहन, बोलिए ना। वो सविता बहन, हमने इंदर के पापा से बात कर ली है और उन्हें भी चाहत बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, ये खबर देखकर तो आपने मेरा दिन ही बना दिया। जी बहन जी, मैं भी बहुत खुश हूँ और शगुन का तोहफा हम आज ही भेज रहे हैं। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है बहन जी? जरूरत है बहन जी, क्योंकि अब चाहत हमारे घर की बहू बनने वाली है, इसीलिए हमारे शगुन के सामान का स्वीकार कीजिए। और हाँ, हमारे पंडित जी से पूछकर हम अब शादी की और बाकी रस्मों की तारीख निकलवाते हैं। ठीक है ना? ठीक है बहन जी, जैसा आप कहो। अब घर में सभी बहुत खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ, चलो अच्छा है जो वो गधा इंदर इस चाहत के गले में पड़ रहा है, वरना अगर मेरी शादी उस फटीचर से हो जाती तो ना जाने मुझे क्या क्या झेलना पड़ता, नकली कहीं का। लेकिन अगले दिन जब इंदर के घर से शगुन का सामान आता है, तब उसे देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओ तेरी, ये सब क्या है? अरे इसे देने के लिए तो खास ड्राइवर आया था, और वो भी इतने महंगी कार में। इस सामान में तो कितनी सारी डिजाइनर साड़ियां हैं और ये गहने, वाह, इन्होंने तो कितनी महंगी महंगी मिठाइयां दी हैं। कहीं वो सच में अमीर तो नहीं? ओह नो, इसका मतलब मैंने उसे गलत समझा। अरे माँ, ये चाहत की जगह पर मैं इंदर से शादी कर सकती हूँ क्या? क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि शायद इंदर अच्छा लड़का है और वो मेरा पति बनने के काबिल भी है। अरे बेल बुद्धि, जब वो लोग तुझे देखने के लिए आए थे तब क्या तेरी अक्ल घास चढ़ने गई थी क्या? और अब जब उन्होंने चाहत को पसंद कर लिया है तब जाकर तुझे ये एहसास हुआ है, और अब तुझे उससे शादी भी करनी है। नालायक होने की भी हद होती है, लेकिन तू है कि उसे भी पार कर रही है। ऐसा नहीं है माँ, प्लीज समझने की कोशिश तो करो। अब एक झटके में मैं उसे हाँ कैसे कर देती? उसे परखने के लिए मैंने वक्त लिया और फिर फैसला लिया। माफ कर दो ना माँ, लेकिन प्लीज मेरी शादी उसी से करवा दो। नहीं अनिका, अब ये सुनहरा मौका तेरे हाथ से जा चुका है। चाहत का शगुन भी आ गया है और वो उसी की दुल्हन बनेगी। इसीलिए कहती हूँ कि अपने गुस्से और घमंड पर थोड़ा काबू रख, वरना जीवन में ऐसे ही हर सुनहरी चीज होती जाएगी तू। ओफो माँ, आप तो बस लेक्चर देने में ही माहिर हो। आपको मेरी कहाँ पड़ी है? बस अपनी चाहत के ही बारे में सोचती रहती हो आप। फिर मेरी खुशियां गई तेल लेने। क्यों, सही कहा ना मैंने? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो गलती खुद करेगी और बिल हमारे नाम पर फाड़ेगी। अगर तुझे ये इमोशनल ब्लैकमेल करना है तो कहीं और जाकर कर, पर मेरे सामने नहीं। बड़ी आई उससे शादी करने वाली। चलती बन अब,
क्योंकि मुझे शादी की तैयारियां शुरू करनी है। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैं भी ना कभी कभी सच में सियाप्पा कर देती हूँ। अब चाहत और इंदर की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। और उनके हनीमून के फोटोज देखकर अनिका के तो तोते उड़ जाते हैं। ओ तेरी, ये सब क्या चल रहा है? ये गली मोहल्ले में घूमने वाली चाहत आज आईफिल टावर तक पहुंच गई है। मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये सब क्या हो गया? नहीं, जब ये चाहत इतनी रॉयल फैमिली की बहू बन सकती है तो मैं भी किसी से कम हूँ क्या? मैं तो इससे भी ज्यादा अमीर ससुराल की बहू बनूंगी और वो चाहत तो देखती ही रह जाएगी। दिन गुजरते जाते हैं और ऐसे ही एक दिन कैफे में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम ऋषभ होता है। ओ माय गॉड, अनिका तुम यहाँ पर? कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ ऋषभ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ अनिका। अब मेरी कंपनी की 5 ब्रांचेस हो चुकी है। ओह वाह, इसका मतलब तुम अब पहले से भी और अमीर बन गए हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम अब भी सिंगल हो? हाँ, मेरे लेवल का कोई मिला ही नहीं मुझे, इसीलिए मैं अब तक सिंगल हूँ। देखो अनिका, अब ये तो मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंचा हूँ भी या नहीं, लेकिन आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। तुम्हें पता है, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने आज तक किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वाह, गुड फॉर यू। अनिका, क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगी? आई नो, कोई बेवकूफ ही होगा जो एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी फिर से एक चांस मांग रहा हो, लेकिन सच में अनिका, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। वैसे आज तक मुझे जितने भी लड़कों ने प्रपोज किया है उनमें से ये काफी जेन्युइन है और वो तो अब पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुका है, पर मुझे भी यही चाहिए था। प्लीज अनिका, कुछ तो बोलो। अगर तुम्हें मुझे कोई चांस नहीं देना है तो इट्स ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम कहीं भी रहो। हाउ स्वीट ऋषभ। वेल, मैं तुम्हें जानती हूँ। अरे हम दोनों 6 से 7 महीनों तक एक साथ थे, फिर वो एज अ फ्रेंड ही सही। और वैसे भी घर में मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे भी अब शादी करनी है, तो आई थिंक तुम मेरे लिए अच्छी चॉइस हो सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये चांस देने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच अनिका। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फिर समय के साथ ऋषभ और अनिका का रिश्ता पक्का हो जाता है और अब ऋषभ के घर से अनिका के लिए भी ढेरों तोहफे आते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरे लिए कितने सारे तोहफे भेजे हैं और वो कितने महंगे भी हैं। सच में आंटी जी, आप बेस्ट हो। हाँ बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। अब जल्दी से हमारी घर की बहू बनकर आ जाओ। ऋषभ तो बेकरार है शादी के लिए। बाय द वे, तुम्हारे आने के बाद से मेरे ऋषभ के चेहरे पर पहले से भी ज्यादा रौनक आ गई है। थैंक यू सो मच बेटा। ओफो आंटी जी, क्या आप भी? इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अनिका और उसकी होने वाली सास मंदिरा की ये बातचीत सुनकर भूषण और सविता हैरान रह जाते हैं। देख रही हो सविता, अनीता के स्वभाव में अभी से कितना बदलाव आ रहा है, वरना इतने अच्छे से तो वो किसी से भी बात नहीं करती जितना कि ये लड़की अपनी होने वाली सास से कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, और भगवान करे कि अपने ससुराल में जाकर हमारी लड़की पूरी तरह बदल जाए, क्योंकि जब इसके स्वभाव में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा तभी जाकर इसके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में ऋषभ और अनिका की शादी हो जाती है। फिर अगली सुबह, अरे अनिका बेटा, तुम कहाँ पर चली? आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म ही ना। क्या? लेकिन माँ जी,
जब घर में इतने नौकर चाकर हैं, तो मैं खाना क्यों बनाऊं? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये एक रस्म होती है और इसमें नई सुहागन अपने ससुराल में कुछ मीठा पकाती है और फिर घर के बड़े उसके इसके बदले में नेक देते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो भी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, और उसे तो मैं मना भी नहीं कर सकती। इसलिए मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा माँ जी। आई एम रियली सॉरी, बाय। इतना कहकर अनिका ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये आजकल के बच्चे भी ना, इन्हें तो रस्मों की कुछ भी नहीं पड़ी। आई एम सॉरी माँ, मैं अभी जाकर अनिका को रोकता हूँ, फिर वो फटाफट से कुछ मीठा बनाकर बाद में ऑफिस चली जाएगी। अरे नहीं बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं। अब जब वो घर के बाहर निकल ही चुकी है तो उसे जाने दो। शायद उसे इस रस्म का महत्व पता नहीं होगा, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अब शादी हो गई है तो धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको हो। फिर एक दिन जब चाहत का जन्मदिन होता है, तभी ये ले चाहत, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच अनिका, लेकिन तुमने इतना महंगा नेकलेस सेट क्यों लाया? कुछ और भी तो दे सकती थी ना, और इन सब की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं चाहत, मामूली तोहफे देने की आदत बाकी लोगों की होती है, लेकिन मैं तो सबको महंगे और हाई लेवल के ही तोहफे देती हूँ। शुक्रिया अनिका, वाकई में बहुत ही सुंदर नेकलेस है ये तुम पर बहुत जचेगा चाहत। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। वैसे मिथिला आंटी, आपने जो सेट मेरी शादी में गिफ्ट किया था, वो तो मुझ पर सूट होने से रहा। अब मैं आप लोगों के जैसी कहाँ पर हूँ, ऊपर से इतने बड़े खानदान की बहू होने के नाते मैं तो सबको ऐसे ही तोहफे दूंगी ना, थोड़ी ना आपकी तरह कोई भी सेट उठाकर चिपका दूंगी मैं। तुम तो बड़ी मजाकिया हो। अनिका, चलो, केक कटिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं साथ में केक कट करें। वैसे वो केक 2 या 3 लेयर का तो होना ही चाहिए, तभी जाकर मैं कट करूंगी। वो क्या है ना, छोटे मोटे केक कट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम चिंता मत करो बाबा, इंदर ने मेरे लिए 3 लेयर का ही केक मंगवाया है। फिर ठीक है। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद ये सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, इसका घमंड तो आज भी वैसे का वैसा ही है। फिर एक दिन जब अनिका की दादी सास अचानक से घर आ जाती है, तभी, अरे अनिका, तेरी शादी को तो ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और तूने तो ये कुर्ती पहनना शुरू कर दिया। हाँ तो अब पूरा महीना शादी का लहंगा ही पहनकर बैठूं क्या मैं? कैसी बातें करती हो दादी जी? अरे बेवकूफ लड़की, एक नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद साड़ियां पहननी चाहिए, ना कि ये कुर्ती वगैरह कुछ पहनना चाहिए। और ये तो तुझ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। जाकर साड़ी पहन कर आ। नहीं दादी जी, ये आपका गांव नहीं शहर है, और यहाँ पर ये साड़ी वाड़ी पहनना इज सो आउटडेटेड। और इस जानलेवा गर्मी में साड़ी पहनकर तो मेरी जान ही चली जाएगी। ये सब क्या है मंदिरा? अपनी बहू को कुछ समझाया नहीं क्या तूने? ये क्या तरीका है रहने सबरने का? अनिका बेटा, जाकर साड़ी पहन कर आ। अब हमेशा के लिए थोड़ी ना कह रही है, कम से कम इस महीने के अंत तक तो पहन लो, या फिर अपना चूड़ा उतरने तक पहन लो। पर माँ जी, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वही पहनूंगी ना, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? और दादी जी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। इतना कहकर अनिका अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर दादी सास को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है मंदिरा? मेरे लल्ला के लिए तूने ये कैसी बहू लाई है? वैसी बात नहीं है माँ जी, अनिका और ऋषभ एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ऋषभ की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी। अरे ये शहर की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ना तो इनमें बात करने की तमीज होती है और ना ही कोई काम करने का ढंग होता है। इसलिए मैं तो शेखर से कह भी रही थी
कि ऋषभ के लिए जोधपुर के सरपंच की बेटी देख ले, लेकिन नहीं, मुझे और शेखर को तो अपने बेटी की खुशी चाहिए थी। अब लो, भुगतो उसे। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिका बस नए जमाने की लड़की है, लेकिन वो स्वभाव से काफी अच्छी है। अब यहाँ शहर में सारी लड़कियां जींस और टॉप पहनती है, लेकिन इसने तो कुर्ती पहनी है, वरना आधी लड़कियां तो शॉर्ट ड्रेस पहनकर निकलती है। अब तू अपनी बहू के गुणगान मत गा, सब अच्छे से जानती हूँ मैं। देखना तो कैसे वक्त के साथ तेरी ये बहू रंग बदलती है। दादी सास के साथ जो बात होती है वो बाद में अनिका सविता को कॉल पर बताती है। लेकिन बेटा, तेरी दादी सास ने तुझे जो कुछ भी कहा, वो तुझे उनका मान रखने के लिए मानना चाहिए था। अरे वो तो वहां पर केवल 2 से 3 दिनों के लिए तो आई है ना, तो 2 दिनों के लिए तुझे साड़ी पहनने में क्या दिक्कत आ जाती। रहने दो माँ, अगर मैं उन्हें इतना मान सम्मान देती बैठूं तो मेरा तो काम हो ही गया। मुझे अपने उसूलों से जीना पसंद है, ना कि किसी के दबाव में आकर। लेकिन अनिका, ये ससुराल है और शादी के बाद बड़े बुजुर्गों का मान रखना बहुत जरूरी होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अरे क्या अब भी माँ, मैंने सोचा कि आपसे बात करके थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, आप तो मुझे अलग से सरदर्द दे रही हो। चलिए रखती हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ। पर अनिका, अनिका, ये भगवान, ये लड़की जिस तरह से वहां पर रह रही है, कहीं इसके चलते उसके ससुराल वाले उसे नाम ना रख दे। कितना अच्छा ससुराल मिला है उसे, उसे तो सब कुछ सहज कर रखना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे ही एक दिन जब मंदिरा की सहेलियां घर आती है, तभी ये मेरी बहू है अनिका, और अनिका, मीट देम, ये सारी मेरी पक्की सहेलियां हैं। हेलो, हेलो बेटा, कैसी हो तुम? हेलो आंटी, मैं ठीक हूँ। बिल, ये खाना तो बहुत लाजवाब बना है। सच में अनिका, तुम तो कमाल का खाना बनाती हो। हाँ अनिका। अरे नहीं नहीं, ये खाना मैंने नहीं, बल्कि हमारे कुक ने बनाया है। अब मैं तो इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ, तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ओह, ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं। अगर ये सब तुमने नहीं बनाया, तो अभी हमें कुछ मीठा बनाकर खिला दो। हाँ अनिका, अब हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं ना, तो तुम्हारे हाथ का कुछ ना कुछ तो जरूर खाकर जाएंगे। अनिका बेटा, ये सब तो मेरी बहनें जैसी है। जा बेटा, इनके लिए चाय बना कर ला। वैसे भी तुमने पहली रसोई की रस्म कहाँ पर की थी, तो उसकी जगह पर अभी बना दे। तेरे हाथ की चाय पीकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन माँ जी, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं भला? लाइक सीरियसली, आप हो कि मुझे ही बता रही हो? लेकिन अनिका, अरे कोई बात नहीं मंदिरा, हम यही खाना खा लेंगे। लेकिन तू अनिका से मेहनत बिल्कुल मत करा। और बेटा, तुम भी आकर बैठ जाओ और हमारे साथ ये खाना खाओ। अनिका का ये बर्ताव मंदिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सहेलियों के जाने के बाद, ये सब क्या था अनिका? तुमने मेरी सहेलियों को मना क्यों किया? एक चाय बनाने से तेरा क्या बिगड़ जाता? अरे ये कैसी सहेलियां बना रखी है आपने? उनमें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? मेरी बनाई हुई चाय में और नौकरों की बनाई हुई चाय में कोई फर्क होता क्या? चाय तो चाय ही होती है ना माँ जी। और मैं एक कामकाजी लड़की हूँ, और मुझसे ये घर के फालतू के काम नहीं हो पाते। ना तो मैंने पहले कभी ये किया है, और ना ही मैं आगे जाकर इसे करूंगी। इसीलिए प्लीज, आप मुझसे ज्यादा उम्मीदें बिल्कुल भी मत रखना। क्या? अनिका की ये बातें सुनकर मंदिरा एकदम हैरान रह जाती है। एक दिन सविता अनिका के ससुराल उसे मिलने आती है, और तभी, अरे मंदिरा जी, शेखर जी, ये लीजिए, ये मैंने कुछ फल और पकवान लाए हैं आपके लिए। अरे सविता जी, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ सविता जी, खामखा आपने दिक्कत क्यों ली भला?
अब इसमें कैसी दिक्कत? अरे अनिका बेटा, तुम्हारी माँ आई है और तुम हो कि लैपटॉप पर काम कर रही हो। हाँ पापा जी, अब मुझे अर्जेंट एक मेल करना है, तो ऐसे में हाय हेलो करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अनिका, ये तू कैसे बातें कर रही है? कोई बात नहीं सविता जी, तो आपने तारीख तय कर ली क्या? कब निकलना है हम सबको? जी अगले मंगलवार को शुभ दिन है, फिर हम सब सोमवार की सुबह निकल सकते हैं। अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, ये एकदम सही रहेगा। ये कहाँ निकलने की बात हो रही है माँ? तेरी शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हमारे गांव की देवी से मैंने और मंदिरा जी ने मिलकर मन्नत मांगी थी। अब जब सब कुशल मंगल हो चुका है, तो हम सब साथ में जाएंगे वहां पर और देवी के दर्शन करके आएंगे। हाँ बेटा, साथ ही तुम्हारा और ऋषभ का वहां जाकर आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि तुम दोनों का वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे। ओह गॉड, आप सब ये क्या करते रहते हो? ऐसी फालतू की मन्नत वन्नत मांगने की क्या जरूरत थी? और नेक्स्ट वीक का मेरा पूरा शेड्यूल टाइट है, तो मैं तो कहीं आने से रही। अगर आप लोगों को लेकर जाना है तो ऋषभ को लेकर जाइए, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्या? आप तो चुप ही रहिए माँ, जरूर ये सब आपका ही प्लान होगा। इतना कहकर अनिका अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये अनिका को अचानक से क्या हो जाता है? फिर बाद में मंदिरा और शेखर इस बारे में ऋषभ से बात करते हैं। देख बेटा, हमारे समझाने पर उसे बुरा लग सकता है, इसलिए तुम ही उसे समझाओ। हाँ बेटा, पहले पहले तो हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आजकल तो उसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और अपनी ही माँ के साथ ऐसे कोई बर्ताव कर सकता है क्या? हमारा तो छोड़ो, लेकिन वो अपनी सगी माँ से भी टेढ़े मुंह बात करती है। हाँ बेटा, अनिका में बहुत घमंड है, और उसका बर्ताव अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये लड़की क्या क्या कर सकती है। उसने जो भी बर्ताव किया वो गलत था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अनिका के साथ इस बारे में जरूर बात करूंगा। फिर रात में जब ऋषभ अनिका को समझाने जाता है, तभी ओ प्लीज ऋषभ, अब तुम मेरी माँ बनकर मुझे मत समझाओ कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए और कैसे नहीं। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। लेकिन अनिका, तुम्हें अपने स्वभाव में बदलाव लाना ही होगा। बदलाव लाने की जरूरत मुझे नहीं है, बाकी दूसरे लोगों को है। अरे दूसरे जिस प्रकार से हरकतें करते हैं, उसी प्रकार से मैं रिएक्ट करती हूँ ना। इसीलिए तुम मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ एकदम सही करती हूँ। चलो अब सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। गुड नाइट। इतना कहकर अनिका सो जाती है और ऋषभ इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसे ही एक दिन अनिका काम से लौटते समय अपने घर चली जाती है, और तभी ये ले बेटा, पेट भर कर खा। आपने दिक्कत क्यों ली पापा? माँ दे देती ना। अरे उसमें क्या हुआ बेटा, अब तुम रोज रोज थोड़ी ना आती हो। ये ले बेटा, और पूरियां तलू तेरे लिए? नहीं माँ, बस हो गया। इतना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ओफो, कितनी गर्मी भी हो रही है, और मुझे तो यहाँ अब घुटन सी महसूस हो रही है। वो क्या है ना, अब मुझे बड़े बंगले में रहने की आदत जो हो गई है, इसीलिए यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल चल, अब ज्यादा मत बन। पूरा बचपन तूने इसी घर में बिताया है, और अब तू इसे ही नाम रख रही है, गधी कहीं की। हाँ माना कि मैं इस घर में बचपन से रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा घर मेरा ससुराल है ना, जो कि किसी आलीशान महल से कम नहीं है। अरे छोड़ो ये सब, ये तुम दोनों क्या बातें लेकर बैठ गई। खाओ बेटा, तुम ये रसगुल्ले खाओ। ऐसे ही एक रोज एक फंक्शन में, अरे मंदिरा आंटी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ चाहत बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। अरे माँ जी, ये मिथिला आंटी है, चाहत की सासू माँ। हाँ बेटा, मैं जानती हुई नहीं, तुम्हारी शादी में आई थी तब मिली थी मैं। हाँ अंकिता बेटा, हम दोनों ने तो बहुत सारी बातें की हैं। ओ, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है,
और बताइए मिथिला जी, कैसे चल रहा है सब? चाहत भी उसकी बहन की तरह अकड़ू है क्या? क्या? अरे नहीं मंदिरा जी, चाहत तो हमें शिकायत का एक मौका तक नहीं देती। ये तो हमारी किसी बहू की तरह नहीं, बल्कि हमारा बेटी की तरह ख्याल रखती है। एकदम सर्वगुण संपन्न है ये। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे चाहत जैसी बहू मिली। चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। फिर बाद में घर जाने के बाद देखा ना तुमने अनिका, कैसे मिथिला जी चाहत की तारीफ कर रही थी। चाहत तो तुमसे 2 साल छोटी है, तो कुछ सीखो उससे। वो तो सबसे कितनी विनम्रता से पेश आती है और कितनी अच्छी तरह से अपना बहुधर्म निभा रही है। प्लीज माँ जी, मेरी और उसकी बराबरी तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो बस बर्तन धोने और खाना बनाने में ही माहिर है, उसे छोड़कर और कुछ भी नहीं आता। इसीलिए आज वो अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर नहीं है। लेकिन मुझे देखिए, मैं उससे कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। बात यहाँ पर सक्सेसफुल होने की है ही नहीं बेटा, बल्कि जीवन में दूसरों के साथ पेश आने की है, स्वभाव और किरदार की है। लेकिन खैर, तुम ये सब कहाँ समझने वाली हो? तुम में तो बस अहम भाव है और कुछ भी नहीं। इतना कहकर मंदिरा वहां से चली जाती है और अनिका को बहुत गुस्सा आता है। अनिका के दिन ब दिन बिगड़ते स्वभाव को देखकर अब उसके ससुराल वाले भी उसे सहन नहीं करते और अब ये बात उसके मायके तक पहुंच जाती है। हाँ बोल चाहत, क्या काम था तुझे? क्या अनिका, मैं तुम्हें काम होने पर ही कॉल करूंगी क्या? ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना। तो कभी तो थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो। अरे हाँ बाबा, अब आगे बोल, क्या हुआ है? देख अनिका, मुझे माँ बता रही थी कि कैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे स्वभाव से नाखुश रहने लगे हैं। अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? कितना अच्छा ससुराल मिला है तुझे, और वो लोग तो तुझे कितना समझ कर भी लेते हैं। अरे यार, तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? जिसे देखो वो बस ज्ञान ही देता रहता है मुझे। तेरा बता, तू तो अपने ससुराल में खुश है ना? हाँ निका, लेकिन अरे लेकिन मेकिन छोड़ और चुप बैठ। दिमाग मत खा मेरा, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना ये सब देखकर। तेरे ससुराल वाले तेरी अच्छाई करते हैं और मेरे ससुराल वाले मेरी बुराई करते हैं। और तो और अब माँ और तुम दोनों इसी टॉपिक पर घंटों तक गॉसिप भी करते होंगे। और काम ही क्या है तुम दोनों निठल्लियों को? बस अनिका, जरा जबान संभल कर बात करो, क्योंकि माँ के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। हाँ तो मैं भी अपने बारे में कुछ भी नहीं सुनकर लेने वाली, इसीलिए तुम मुझसे बात ही मत कर। और प्लीज आगे से मुझे कॉल भी मत करना, क्योंकि जब भी तू मुझे कॉल करती है मेरे सारे मूड की ऐसी की तैसी कर देती है। इतना कहकर अनिका कॉल कट कर देती है और उस दिन गलत तरह से प्रेजेंटेशन बनाने के कारण अनिका के हाथ से एक बहुत बड़ी डील चली जाती है, जिस कारण उसके बॉस उसे खूब डांटते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अनिका। अरे इतनी बड़ी डील तुम्हारे कारण कैंसिल हो गई, और अब तुम्हारे कारण मेरी कंपनी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। पता नहीं सर कि ये सब कैसे हो गया, पर मैंने तो इस प्रेजेंटेशन में सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी, फिर ये सब गलत कैसे हो सकता है? ओ प्लीज अनिका, जस्ट शट अप। झूठे बहाने मत दो और अपनी गलती को स्वीकारो। अरे हमेशा का है ये तुम्हारा। प्लीज सर, सही ढंग से बात कीजिए मुझसे, क्योंकि ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं की है और ना ही मैंने कभी ऐसा पहले भी किया है। वो जो भी हो, लेकिन आज तो गलती की है ना। और तुम मुझे बात करने का ढंग मत सिखाओ, क्योंकि ये मेरी कंपनी है। ओ हेलो, जानती भी हो क्या तुम मुझे कि मैं किसकी बीवी हूँ? ऋषभ राजपूत की, जिसकी एक नहीं कई सारी कंपनीज है, और मेरा पति तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। इसीलिए अपनी हैसियत में रहकर बात करो मुझसे। माना कि वह सारी कंपनीज तुम्हारे पति की है, लेकिन तुम्हारी तो नहीं ना। और तुम यहाँ पर एक मैनेजर हो, और अब से तुम वो भी नहीं रहोगी।
क्योंकि मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। गेट आउट ऑफ माई कंपनी। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे इस कंपनी से? मैं ही रिजाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी सड़ी हुई कंपनी में काम ही नहीं करना। और मैं तो ऐसी 10 कंपनीज खड़ी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। फिर अनिका अपना आईडी कार्ड फेंक कर वहां से निकल जाती है। और ये सब जब ससुराल वालों को पता चलता है, तब वो सब अनिका को बहुत सुनाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद, तुम तो जानते ही हो ना ऋषभ, कि अब मैंने कुछ महीनों के लिए काम से ब्रेक लिया है और इसके चलते हम दोनों हनीमून पर चल सकते हैं। स्विट्जरलैंड कैसा रहेगा? रुको, मैं टिकट्स चेक करती हूँ। लेकिन अनिका, मेरी तबीयत इतनी गंभीर रूप से खराब है और ऐसे में तुम्हें हनीमून पर जाने की सूझ रही है। कम ऑन ऋषभ, मेरे सारे दोस्त यहाँ वहां जा रहे हैं, तो मुझे भी कहीं घूमने जाना है ना। और ढेर सारी फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करनी है। नहीं अनिका, मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चल पाऊंगा। ऐसे कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तभी वहां पर शेखर और मंदिरा आते हैं। अरे ये क्या बचपना है, और तुम इतनी बेअक्ल कैसी हो सकती हो अनिका? तुम्हें हनीमून के फोटोज दुनिया को दिखाने की पड़ी है, लेकिन तुम्हारा पति यहाँ पर तकलीफ में है। ये तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसका तो अब ये हमेशा का ही हो गया है। ना जाने क्या हो गया था हमें, जो हमने इसे अपनी घर की बहू बनाकर लाया। माँ जी सही कह रही थी कि आज अगर हम ऋषभ की शादी किसी गांव की लड़की से करा देते, तो वही सही रहता। प्लीज माँ जी, ठीक से बात कीजिए, और मुझे आप दोनों के साथ बहस नहीं करनी है। देखो तो, कौन कह रहा है ये सब? जिसने अपने घमंडी स्वभाव के कारण सबके नाक में दम करके रखा है। अरे क्या घमंडी घमंडी लगा के रखा है आपने? मैं घमंडी नहीं हूं, समझी ना आप? पर मुझसे ना सलीके से पेश आइए। माना कि आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसका फायदा उठाओ और मुझे कुछ भी बोलती जाओ। ए लड़की, पहले तू सलीके से पेश आना सीख ले। और अब तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें अब इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ इस घर से। ये सब क्या चल रहा है ऋषभ? तुम तो कुछ बोलो। नहीं अनिका, अब तक तो मुझे यही लगता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगी, लेकिन मैं गलत था। अगर एक लड़की मेरे मॉम डैड की इज्जत नहीं कर सकती, तो मैं भी उस लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ अनिका, यही हमारे लिए सही होगा। क्या कान खराब हो गए हैं क्या तेरे? निकल जा इस घर से, क्योंकि हम तुम्हारे ये नखरे और तुम्हारे ये घटिया स्वभाव बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। और ये सब नाटक करना है तो अपने मायके जाकर करना, क्योंकि अब इस ससुराल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अनिका को ससुराल से निकाला जाता है, जिसके बाद वो अपने मायके चली जाती है और वो वहां पर रोने लगती है। देखो माँ, आपकी बेटी के साथ कितना गलत बर्ताव किया उन लोगों ने। ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, और तू उसी लायक है अनिका। इसलिए तेरे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। और तू यहाँ पर क्या सोच कर आई है? हम भी तुझे यहाँ पर नहीं रुकने देंगे। जा, चली जा यहाँ से। अरे तू तो कहीं भी रहने लायक नहीं है, क्योंकि अब तुझ में हद से ज्यादा घमंड आ चुका है। लेकिन पापा, प्लीज आप तो ऐसा मत बोलिए। पता नहीं तू यहाँ पर क्या सोच कर आई है, और तुझे क्या लगा तेरे माँ बाप ममता के भाव में आकर बेवकूफों की तरह तुझे माफ कर देंगे? नहीं। अरे तू हमारी बेटी जरूर है, लेकिन तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती तेरी ही है, और हम दोनों गलत का साथ कभी नहीं देंगे। बहुत उड़ती है ना तू अपने पैसों के दम पर। जा, अब उन्हीं पैसों के साथ अकेली रह। अनिका को उसके मायके में भी कोई जगह नहीं मिलती और अंत में वो अकेली पड़ जाती है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो कहीं की नहीं रही, यहाँ तक कि मेरे माँ पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि तुमने भी सबके साथ वैसा ही बर्ताव किया है। चाहत, तू यहाँ पर? हाँ निका,
माँ ने मुझे कॉल पर सब बताया और मैं जानती थी कि इस हालत में तू मुझे इस पार्क के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी तुम्हें अकेले में समय बिताना होता है तुम यहीं पर चली आती हो। देखना चाहत, सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं। सब खत्म हो गया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब तो मेरे मायके वाले भी मुझे नहीं अपना रहे। आज तो मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। क्योंकि तुमने जीवन भर बस घमंड ही किया है, लेकिन ये घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है। और देखो, आज तुमने खुद हकीकत में उसे अनुभव भी कर लिया। अगर तुम पहले से सबके साथ अच्छे से रहती, सभी लोगों का मान सम्मान करती, तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। इंसान जीवन में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अंत में तो सब आपका स्वभाव ही याद रखते हैं। आपने कितनी तरक्की की, कितने पैसे कमाए, ये सब कोई नहीं देखता। और अनिका, जीवन में काम, पैसा, घर, रईसी ये सब मूल्यवान नहीं होता। अगर कुछ मूल्यवान होता है तो वो है तुम्हारे रिश्ते, जिन्हें हम अपने अच्छे स्वभाव से हमेशा के लिए संभाल कर रख सकते हैं। हाँ चाहत, तू सही कह रही है। सारी गलती मेरी ही है और आज मेरे इसी एटीट्यूड के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। देख अनिका, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जाकर उन सबसे माफी मांग जिनका तुम्हारे कारण दिल दुखा है। अगर तुम सच्चे मन से माफी मांगोगी तो सब तुम्हें माफ भी कर देंगे। हाँ चाहत, मैं सबसे तहे दिल से माफी मांगूंगी और अब से एक नए सिरे से जीवन जीऊंगी। अपना एक घमंडी स्वभाव छोड़कर सबके साथ प्यार से पेश आऊंगी, बिल्कुल तेरी तरह। फिर अनिका अंत में सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सब उसे माफ भी कर देते हैं और वो फिर से अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।